नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज का एक खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। एक परीक्षा जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका है, एक एजेंसी जिस पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूछ लिया है, आखिर एनटीए ने सीखा क्या है। दरअसल सोमवार को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक की बेंच ने नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अब अगली सुनवाई 29 मई को होनी है। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं की कॉपी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंपने के निर्देश दिए हैं ताकि वो कोर्ट की सहायता कर सके। साथ ही नीट आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त टिप्पणी ने एक बार फिर पूरे परीक्षा सदन सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने सिर्फ पेपर लीक पर चिंता नहीं जताई है, बल्कि 2024 में बनाई गई हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों पर भी जवाब मांगा है। यानी सवाल अब सिर्फ गड़बड़ी का नहीं है, बल्कि उन सुधारों का भी है जिनका वादा किया गया था लेकिन निभाया नहीं गया। अब कोर्ट ये जानना चाहता है कि इन सिफारिशों पर अब तक कितना अमल हुआ है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, बल्कि छात्रों के, लाखों छात्रों के भविष्य और पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तब क्या बात हुई थी। नीट यूजी पर एनटीए को सुप्रीम फटकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, जिसमें एनटीए, सीबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है और यह कहा गया है कि 3 दिन के अंदर हलफनामा जारी करके जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि जो पुरानी सिफारिशें दी गई थी, यानी कि 2024 में जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, उस पर भी जवाब देना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार भी लगाई है कि एनटीए ने पिछले पेपर लीक से कुछ भी नहीं सीखा, जो 2024 में पेपर लीक हुआ था। ये सुप्रीम फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। इसके अलावा नीट रिफॉर्म पैनल की बड़ी मांगे थी, जो 21 जून में हाल ही में जो परीक्षा होने वाली है वो कंप्यूटर बेस्ड हो, ये परीक्षा याचिकाकर्ता ने लगाई थी। ये मांगे जो है रिफॉर्म पैनल ने रखी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में ही परीक्षा होनी चाहिए। एनटीए को भंग करने की मांग भी उठाई गई है कि एनटीए को पूरी तरीके से डिसॉल्व किया जाना चाहिए, जब एनटीए इतनी गड़बड़ी परीक्षा में कर रही है। इसके अलावा नई एग्जाम एजेंसी बनाने की अपील की जा रही है, क्योंकि देखिए एनटीए आती तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इसको भंग कर सकता है। ये रिफॉर्म पैनल ने बड़ी प्रमुख मांगे रखी हैं। अब बताते हैं आपको 2024 की जो हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे। इनमें पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन शामिल थे। 7 सदस्यीय कमेटी का ये गठन किया गया था, जिनमें मुख्य तौर पर इसकी अगुवाई पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन कर रहे थे। इसके अलावा पूर्व आईआईटी मद्रास डायरेक्टर प्रोफेसर राममूर्ति भी इसमें शामिल थे। शिक्षा और परीक्षा विशेषज्ञ भी साफ तौर पर इस कमेटी में थे, जो 2024 में कमेटी का गठन किया गया था। इसमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी थे। देखिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया था। अब इनसे भी रिपोर्ट तलब जो है सुप्रीम कोर्ट ने की है और आने वाली जो सुनवाई है वो आगामी 29 मई को होनी है, शुक्रवार को सुनवाई होनी है। बड़ी बात यह है कि अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में एनटीए तो है ही, केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और हलफनामा जारी करने की एनटीए से बात कही जा रही है, जो वीरवार तक 3 दिन का समय दिया गया है। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता तनुज दीक्षित, इसके अलावा करियर प्लानिंग से डायरेक्टर रामानुज मिश्रा और विनीत वर्मा अधिवक्ता। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, एनटीए को भंग करने की मांग की जा रही है, बार बार यही याचिकाकर्ता अपील कर रहे हैं, क्या ये लीगली पॉसिबल है? तनुज, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया। हम करियर प्लानिंग के डायरेक्टर रामानुज मिश्रा से मैं सवाल सर आपसे करना चाहूंगी। छात्रों के भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, छात्र खुद को भय के माहौल में समझ रहे हैं, उनको समझाना कितना मुश्किल है? फिलहाल 23 लाख छात्रों के भविष्य की बात है। जी नमस्कार। देखिए जब से ये प्रकरण हुआ है और जैसे इसकी परतें खुलती जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि इससे और
ज्यादा निराशा बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और ऐसे लोग दिख रहे हैं जो ऐसा लगता है कि शायद सालों से ये व्यवस्था चल रही थी। तो इस समय सबसे कठिन दौर है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये एग्जाम लिखा, और उन सारे उनके लिए जो एग्जाम के लिए सोच रहे हैं कि जिससे वो अपना करियर बनाएंगे, नीट की तैयारी करेंगे। बट यही उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो लोग पकड़े जा रहे हैं एकदम ऐसा पनिशमेंट हो कि शायद शिक्षा जगत में ये जो एक ब्लैक स्पॉट है, इसको कहीं ना कहीं इस देश के लिए खत्म करना होगा। और जो कार्रवाई हो रही है उसमें जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, वो जो कड़ी मिलती जा रही है, कहीं ना कहीं उससे एक पूरी जो स्टोरी बन के आएगी, वो स्टोरी जब सबके सामने जाती है और जो ईमानदारी के साथ जब उस पर कार्रवाई होती है, तो शायद उससे बच्चों को बल मिलेगा, उसी से मिलेगा, और कोई रास्ता बनता नहीं है। लेकिन इस कार्रवाई में थोड़ा जल्दीबाजी भी चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों को उस तरीके से कार्रवाई हो, उसकी बातें मीडिया में आए, उसकी बातें बच्चों के पास पहुंचे, ताकि वो समझ सकें कि हमारे लिए आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं सरकार भी गंभीर है, और एनटीए, खासकर एनटीए को तो बहुत गंभीर होना पड़ेगा। अब उसको भंग कर दिया जाए तो जरूर कोई ना कोई कमेटी ही आएगी जी। भंग करना सोल्यूशन है तो कर दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो उसमें रिफॉर्म होने चाहिए, जो उसके अंदर चेंजेज होने चाहिए, जो उसमें स्क्रूटनी डालनी चाहिए, और जो उसमें अकाउंटेबिलिटी तय करने वाली बात हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मुद्दे आए हैं जिसमें लोगों ने ये सिरे से माना नहीं है कि पेपर लीक हुआ, प्रश्न लीक हुए, पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे हास्यास्पद बातें भी हमने सुनी है। वंस इन ऑल एक्शन की जरूरत है, वो एक्शन जल्दी से आए, सबके सामने आए, ताकि बच्चों को ये भरोसा हो कि जो वो तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हो। अच्छा, तनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज, मेरा आपसे ये सवाल है, एनटीए को भंग करने की बात कही जा रही है कि डिसॉल्व कर देना चाहिए पूरे तरीके से। याचिकाकर्ता बार बार यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह से जब जांच एजेंसी, एनटीए ही जब टेस्टिंग एजेंसी इस तरह की गड़बड़ी कर रही है, तो छात्रों का भविष्य कहाँ है? उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। क्या ये लीगली पॉसिबल है तनुज? देखिए, बाय लॉ अगर हम समझे तो गवर्नमेंट चाहे तो वो सब हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसी संस्थाएं अगर नहीं होगी तो परीक्षाएं डायरेक्ट सरकार का कराने का जो कार्य है जी, वो इतने सक्षमता से नहीं हो सकेगा। अभी भी कहाँ हो पा रहा है? देखिए, अभी जो जिस तरीके की हम देख रहे हैं, नीट मामले में हमने देखा इस तरह की जो क्या कहेंगे इसे, घपलाबाजी है, या जो इस तरह की पेपर लीक के मामले हैं, ये जो एक प्रोसेस है, ये कोई एजेंसी का डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। एजेंसी का प्रोसेस है पेपरों के मापदंड को सेट करना, एग्जाम्स को कंडक्ट कराना, उसके रेगुलेटरी को मेंटेन करना और उसके रिजल्ट्स को अनाउंस करना। तो मुझे लगता है एनटीए का एक अलग कर्तव्य है, अलग कार्यशैली है, लेकिन कुछ लोग, चुनिंदा लोगों की वजह से एनटीए जैसी एजेंसी बदनाम हो रही है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके के लोगों को चिन्हित करना होगा, उन्हें सजा देनी होगी, उन्हें उससे बाहर करना होगा। तो मुझे लगता है एनटीए जैसी एजेंसी की तो आवश्यकता इस देश में है। अकाउंटेबिलिटी तनुज किसकी रह जाती है इसमें? बच्चे सवाल कर रहे हैं, एनटीए से ही करेंगे क्योंकि उनके टेस्ट वही कंडक्ट करवाते हैं। नहीं, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी एनटीए की होती है, लेकिन मैंने आपसे वही कहा कि पूरी की पूरी गलती नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नहीं हो सकती है। ये एक तरीके का माफिया राज है जिसमें कहीं ना कहीं कोई लिप्त होंगे कुछ गुनहगार, उनको चिन्हित करना होगा, बाहर करना होगा, कड़ी सजा देनी होगी। और देखिए, क्योंकि इस देश में इस तरह के कानून भी अब बन गए हैं जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के मापदंडों से उनको उस पर कार्य करना चाहिए। जी जी। अच्छा, विनीत के पास मैं जाऊंगी। विनीत, एनटीए के अलावा सीबीआई, केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया और 3 दिन के अंदर हलफनामा जारी करने का आदेश दिया है। कहीं ना कहीं हलफनामा में क्या अहम चीजें होती हैं जो इस बार देखी जाएंगी? देखिए मैम, सबसे पहले तो हलफनामा में वही चीजें होती हैं जो कोई भी कोर्ट उससे स्पेसिफिकली पॉइंट दर पॉइंट मांगी जाती है। ऑब्वियसली बात है, जो रिट पिटीशन और जो पीआईएल वगैरह जो डली हैं उसमें ये सबसे बड़ा मेन फोकस रहेगा कि जो 2024 की आर राधाकृष्णन की जो कमेटी ने सुझाव दिए थे जो 100+ थे,
उनके ऊपर क्या एक्शन लिया एनटीए ने या गवर्नमेंट ने या इससे रिलेटेड किसी भी एजेंसी ने। अगर वो जो 100% सजेशंस थे, इसका मतलब दोबारा लीक हुआ है तो वो सजेशंस काम नहीं किए गए। जी। अब हलफनामे में तीनों एजेंसियां यही लिख के देंगी कि कहां कमी रह गई, कहां दिक्कत आई। चाहे एनटीए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे केंद्र सरकार हो, आपका ये कहना है? तीनों को अपना अपना रोल करना पड़ेगा। और देखिए, ये एक कोई आम मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें देश के आने वाले डॉक्टर्स सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ पर भी लगातार हर दूसरे साल अगर ऐसे ही पेपर लीक होता रहेगा तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या एनटीए अपना काम ठीक से कर रही है, क्या इसको बदलने की जरूरत है। और अगर बदलने की जरूरत है तो गवर्नमेंट बड़े इजीली उसको पार्लियामेंट में स्टैट्यूट लाके या कोई भी बिल लाके आराम से चेंज कर सकती है। जी। हम देखते हैं कि वर्ल्ड के बड़े बड़े अलग अलग देशों में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं। गाँव को एग्जाम होता है चीन का, जिसमें इंडिया से भी ज्यादा बड़ा जो बच्चे हैं वो पेपर देते हैं। वो भी आज तक कभी लीक नहीं हुए, 60 साल हो गए। तो हमारे में ही यहाँ कुछ ना कुछ तो कमी है, इसको हम वो नहीं कर सकते। और कानून भी बड़े सख्त है। बीएनएस में नई धारा आई है 111, ऑर्गेनाइज क्राइम। अब ये क्लियर कट ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये एक बंदा या दो बंदा नहीं कर रहा, पूरा नेक्सस है इनका। जी। और इतना बड़ा नेक्सस होने के बाद कहीं ना कहीं तो लूप होल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसी या हमारी पुलिस उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकती। अच्छा, पॉसिबल है एनटीए को अगर हम भंग कर दें, एनटीए को डिसॉल्व कर दें बार बार, क्योंकि सवाल निशान तो एनटीए पर ही। बिल्कुल 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 पॉसिबल है। देखिए, ये ऑटोनोमस बॉडी है जी। और प्रोसेस क्या है, किस तरह से हो सकता है ये विनीत? जी मैं बताता हूँ। ये जो एनटीए है ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें गवर्नमेंट अगर चाहे, जो भी केंद्र में सरकार है, वो पार्लियामेंट में या तो स्टैट्यूट लेके आए या एक छोटा सा बिल लेके आए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर भी पेश कर सकते हैं। 3 तरीके हैं जिसको चेंज किया जा सकता है अगर जरूरत है। क्योंकि अब देखो, ये तो हर 2 साल में लीक हो रहा है। अगर जरूरत है तो इन्हें करना चाहिए। कब तक और कितना वेट करोगे ना आप? क्या हम 10 बार लीक का वेट करें या 20 बार करें? क्या कोई ना कोई तो तरीका है इसका। जी। तो ये जी तो महत्वपूर्ण ये बात है। अच्छा रामानुज, नीट में बड़े बदलावों की बात कही जा रही है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज इसकी निगरानी करें जब एग्जाम अब 21 जून को कंडक्ट होगा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नीट परीक्षा में जो अब फिलहाल युवा आएंगे, जो अब परीक्षा देने के लिए उतरेंगे, उनके भी भविष्य को लेकर सवालों के घेरे में वो खड़े हैं। जवाब मांगने आते हैं तो निराशाजनक जवाब मिलते हैं उनको। नहीं, देखिए, मतलब किसी की निगरानी हो उससे बच्चों को ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चे तो अपना जो पढ़ के जा रहे हैं उनको एग्जाम देना है और इनके सिलेबस तय होते हैं। जो मेन बात ये है कि जैसे ये बात आई ना कि तनुज जी ने भी एक बात रखी कि एनटीए की व्यवस्था तो सही है जी। लेकिन एनटीए के अराउंड जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें मामला गड़बड़ किया है। लेकिन कुल मिला के शायद हम उन लोगों पे डाल नहीं सकते, क्योंकि शायद हमारी व्यवस्था उतनी सख्त होनी चाहिए कि वो लोग ये काम ना कर सकें। तो बच्चों के लिए तो यही हिदायत होनी चाहिए या उनके लिए यही सलाह होनी चाहिए कि आप इन सब मुद्दों में ना पड़े। आई थिंक ये सरकार का काम है। सरकार इसमें पारदर्शी लाए, सरकार इसमें सख्ती लाए ताकि ये पेपर हो सके। बच्चों का काम है पढ़ना और एग्जाम देना। हाँ, वो थोड़े से आशंकित हैं, थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि शायद उनकी मेहनत का सही मानक तय नहीं हो रहा है, सही तरीके से उनको जांचा नहीं जा रहा है, सही तरह से उनको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, या किसी को अनड्यू एडवांटेज हो रहा है, या कुछ लोग पेपर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आई थिंक ये सब चीजें शायद समाज, सरकार, ये सब लोग मिलके। हाँ रामानुज, जिसमें उन लोगों का भविष्य दाव पर लग गया है जो ईमानदारी से एग्जाम देने के लिए गए थे। जी। तो देखिए, पिछली बार भी मैंने बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि केवल जो बेच रहे हैं वही गुनाहगार हैं। जो पेपर ले रहे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पेपर खरीदने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं जी, कहीं ना कहीं उस पर भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आखिर जो रिसीव कर रहा है उस पर कार्रवाई होती है तो थोड़ी उनको भी लगता है, वैसे थॉट जो पेरेंट्स सोचते हैं कि किसी भी तरीके से मेरा बच्चा आगे चला जाए। आई थिंक ये भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ी ईमानदारी परिवार भी सीखे, थोड़ी समाज भी सीखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो बेचने वाला जितना गुनाहगार है, खरीदने वाला इक्वली है।
और इस बात की भी श्योरिटी होनी चाहिए कि जिसने जिसने खरीदा है उसको भी कहीं ना कहीं लॉ के अंतर्गत लाया जाए, और एनटीए को ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एनटीए का एंड टू एंड पेपर का उनका मानक है। उन कहीं से भी ऐसा नहीं, पेपर बनाने का काम भी एनटीए का था, पेपर कराने का काम भी एनटीए का था, और रिजल्ट का काम भी एनटीए का था। तो एनटीए इससे बाहर नहीं निकल सकती है। जो लोग हैं उनको कैसे गलत लोग चुने गए? क्या उनकी हिस्ट्री नहीं देखी गई? क्या उनके लगाव नहीं देखे गए? बहुत सिंपल सी बात है। कोई इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड लोग हैं, उनको कैसे, मतलब हमें कहीं ना कहीं थोड़े से मानक रखने पड़ेंगे जिसमें लोग सेलेक्ट किए जाएं जो पेपर को हैंडल करते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल तनुज आपसे है। 21 जून को अब आगामी जो परीक्षा हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें कंप्यूटर बेस्ड जो है ये पेपर या एग्जाम कंडक्ट करवाने चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाने चाहिए, लेकिन अभी भी पेपर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। बहुत से एग्जाम होते रहते हैं, एनटीए जो करवाता है, चाहे हम एसएससी की बात करें, जेईई की बात करें। क्या हम अभी भी वही पुरानी प्रणाली पर ही अटके हुए हैं, अड़े हुए हैं? क्या कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो सकती हैं एग्जामिनेशन? देखिए, हो सकती हैं। मैंने आपसे एक ही चीज कही, आज एनटीए जो है वो मापदंड तय करता है जी। हमारी डिमांड कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो डिमांड कितनी जेन्युइनली वहां पर कंसिडर की जा सकती है और उसके मापदंड क्या होंगे, ये एक विशेषज्ञ की कमेटी जो होती है वो तय करती है। और वो तय करना इतने कम समय में, आज आप समझिए 1 महीना भी नहीं रह गया एग्जाम में, आप बोलेंगे नए तरीके से एग्जाम के पैटर्न्स चेंज करना है, कंप्यूटराइज करना है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी भी एजेंसी के लिए कि उसके मापदंड, क्योंकि ऑलरेडी इस पे बहुत दाग लग चुके हैं, अब उस दाग के साथ में नई प्रणाली और लेकर के आए जिसके लिए वो अभी शायद तैयार भी ना हो। ऐसे में मुझे लगता है कि ये सारी बातें अपनी जगह होती हैं, होने को सब संभव है, लेकिन चीजें समय मांगती हैं। इसलिए आज जो व्यवस्थाएं मौजूद है, मौजूदा व्यवस्था को और सशक्त करके, पारदर्शी करके, मजबूती से किस तरीके से नीट के एग्जाम्स हो सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और मुझे लगता है वो ठीक भी है। जी। धर्मेंद्र प्रधान से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की बातें सामने आ रही हैं तनुज, जवाबदेही किसकी है? फिर वही सवाल बार बार अटक जाता है। नहीं, देखिए, मेरे आपसे फिर से एक ही चीज कहूंगा, मैं भी बार बार एक ही चीज आपको बता रहा हूं। आज अगर एनटीए को खत्म भी कर दिया गया, अगर तो नई हम एजेंसी, नई टेस्टिंग एजेंसी बना दे केंद्र सरकार, हाँ, नई एजेंसी आएगी। जब एजेंसी आएगी तो क्या विश्वसनीयता उन एजेंसियों के साथ में नहीं लगता कि कुछ अगर यही सवाल मैं विनीत आपसे करूं तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? ठोस अगर हम जवाब की बात करें तो। जी, जैसे एक यूपीएससी है, बहुत रेयर, मेरे ख्याल आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूपीएससी का कोई एग्जाम लीक हुआ हो, तो क्यों ना हम यूपीएससी के ही अंडर दे दें, या यूपीए जैसी ही कोई एक और गवर्नमेंट रेगुलेटेड कोई एजेंसी बनाई जाए जिसकी जवाबदेही डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर हो, या कोई बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या जो भी गवर्नमेंट है अब जो रन करी है उसके अंडर क्यों नहीं हो सकती? जी। प्लस में क्या ऐसी मजबूरी है कि इतना बड़ा टेस्ट जेई, जो नीट का जो टेस्ट है, ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं है। हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो यही पेपर डिसाइड करता है आगे फ्यूचर को, कि कैसे डॉक्टर्स बनेंगे। और मैं बिल्कुल मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ। क्या वो पेरेंट्स अपने बच्चों को पेपर खरीद के, मान लो वो डॉक्टर बन भी जाएंगे, क्या वो खुश रह पाएंगे कि उनके बच्चे ऐसे डॉक्टर हैं जो पेपर खरीद के डॉक्टर बने हैं? जी। क्या हमारी स्वास्थ्य एजेंसी आगे फ्यूचर के लिए, हमें आज नहीं देखना, आज जो बच्चा एडमिशन लेगा 5 साल के बाद वो हॉस्पिटल जाके इलाज करेगा, क्या वो एक ऐसा अच्छा डॉक्टर बन पाएगा कि जिसके हम आंख बंद करके भगवान का रूप दिया जाता है डॉक्टर को, क्या भगवान कहलाने लायक होगा? क्या हम उसके पास हम अपना इलाज करवाने जा पाएंगे खुशी खुशी? तो ये तो गवर्नमेंट को ही सोचना है कि क्या, अगर ठीक है, मैं वकील साहब से भी सहमत हूं कि नई एजेंसी की गारंटी नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, लेकिन अब जो क्राइम कर रही है या जो क्राइम हो रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो क्या गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने चाहिए? हमारे पास बहुत अच्छी और स्ट्रिक्ट कानून व्यवस्था है, बीएनएस है, नया है, क्या हमें नहीं पकड़ना चाहिए उनको एक आखिरी आदमी तक? क्या जांच नहीं करनी चाहिए? कल को अगर हम कंप्यूटराइज कर जाएंगे, मैं थोड़ा सा इससे वास्ता नहीं रखता,
कंप्यूटर को तो हैक करना और भी बड़ा इजी हो जाएगा। कहीं फॉरेन मतलब में आप बैठा हुआ पेपर आदमी हैक कर बेस्ड लेगा। जो सिस्टम है उसको कह रहे हैं, उसको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। अगर हम पेपर जहां से छपते हैं और जहां तक सेंटर तक अगर वो पहुंचा सकते हैं हम अच्छे से, तो काफी कम चांसेस हैं कि वो लीक होगा। लेकिन अगर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया तो कोई कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में बैठ के आप हैक कर सकते हो, क्योंकि सब डाटा है जो सारा सब ऑनलाइन पड़ा हुआ है, सब खुला हुआ है, हैकर्स बड़े बड़े देखिए हैं। चांसेस तो हर कहीं लीक के हैं ही हैं, लेकिन अगर जी, जब जी। यहाँ पर हम नीट पेपर मामले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2024 को जो हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन किया गया था उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, उसकी भी रिपोर्ट मांगी बिल्कुल हो गई रहा है। तो क्या हाँ जी। संदेह है सुप्रीम कोर्ट को जो केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई थी 7 सदस्य की? संदेह नहीं, यकीन है। इसीलिए तो उनको 3 दिन में नोटिस में हलफनामा देने के लिए उनको प्रेशराइज किया गया, उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं। अदरवाइज अगर संदेह होता या डाउट कम होता या सुप्रीम कोर्ट भी सीरियस नहीं होता तो क्या जरूरत थी आर्गुमेंट करके जो ये जितनी भी पेटिशंस वगैरह फाइल हुई हैं वो डिसमिस हो जाती कि नहीं सब चीज ठीक है, सारी चीज ठीक है। उनको शक नहीं, उनको यकीन है कि देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ ना कुछ कमियां हैं, रही होंगी। तो ये यूं सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बोला है कि हलफनामे में आप लिख के दो, उनको लिखना पड़ेगा कि जो कमेटी 2024 के लीक के बाद बनाई गई थी क्यों नहीं लागू की गई, और लागू की भी गई, अगर 1-2 चीजें लागू की भी गई है तो कहाँ कमी रह गई, क्या चीज आ गई। किसी ना किसी को तो किसी ना किसी को नहीं, इन्हीं को बताना पड़ेगा ना कि कहाँ कमी रही, लीक कैसे हुआ, कहाँ कमियां रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया है कि हलफनामा से मांगा है, अदरवाइज वो रिप्लाई भी मांग सकते थे सिंपल, लेकिन एफिडेविट के ऊपर वो बाउंड हो जाएंगे कि जो वो कोर्ट में हलफनामा देंगे वो उनको सच बोलना ही बोलना पड़ेगा। जी अच्छा, रामानुज मेरा अगला सवाल आपसे है। केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद नोटिस जो है प्रदेश के अलग अलग सूबे के मुख्यमंत्रियों को भेजा है, लीगल नोटिस भेजा गया है। अब छात्रों को कहीं ना कहीं उम्मीद, आस की किरण नजर आ रही है कि हाँ केंद्र सरकार कुछ काम कर रही है नीट मामले को लेकर। तो देखिए मतलब अब तो मेजर्स सारे चल ही रहे हैं और अब यही रास्ता बनता है कि आपको सबको बोलना पड़ेगा कि जो राज्यों में पेपर जा रहे हैं, जिस तरह से सारे सिस्टम बने हुए हैं, उन सारे सिस्टम को रिव्यू किया जाए, देखा जाए, समझा जाए। देखिए इसका तो एक ही सोल्यूशन है और शायद हमें जैसे बात आई कि कंप्यूटर पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। देखिए कंप्यूटर हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है। कहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है, जहाँ पे सिस्टम में वो सिक्योरिटी मानक नहीं रखे जाते हैं। नहीं तो आप सोचिए आरबीआई है, बैंक्स है, पूरी सरकारें हैं, पूरा देश है, सारा डेटा तो हमारे कंप्यूटर्स पे ही होते हैं। तो ये हमें इससे बचना नहीं है, हमें इसको कंप्यूटराइज टेस्ट ही करना है, क्योंकि कंप्यूटराइज टेस्ट में बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं। अगर किसी ने किसी समय मानक चेंज किया, पेपर सेकंड्स में बदले जा सकते हैं। पेपर क्या आया, कौन सा पेपर हो रहा है, किसी को ये भी नहीं पता होता है कि आज जो स्लॉट में पेपर होने वाला है उस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इतना इंक्रिप्शन की बात है और इतनी सिक्योरिटी है, और अपना देश तो सर कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने के लिए माना जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ये कि कंप्यूटर पे जाने से हैक हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी बाकी अदर सेक्टर में भी। तो इसको कंप्यूटराइज किया जाए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए और हम नई दुनिया की तरफ बढ़े, नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, ताकि पेपर आसानी से चेक भी हो जाए। विनीत कह रहे हैं इसमें हैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए तो वही मैंने एक बात रखी कि हैकिंग तो सर देखिए, तो फिर बैंक में पैसे जमा करें ना करें, आरबीआई पे भरोसा करें ना करें, ये जितनी डिफेंस की सारी चीजें जो चल रही हैं वो कंप्यूटर पे रखें ना रखें, रिस्क हमें हर चीज रखना में, ही आपका ये पड़ेगा। कहना है। हमें सिक्योरिटी एनहांस करनी पड़ेगी, ये वाली बात थी। ऐसे नहीं है सर जो बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। वो तभी होता है जब एग्जाम एजेंसी ने वो जो मानक है, सिक्योरिटी के मानक हैं, वो आपने नहीं लगाए वहां पे। नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये समस्याएं तो रहती रहती हैं। अच्छा विनीत, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि 29 मई को अब जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम मानी जा रही है। किन किन पहलुओं पर आप मान रहे हैं फैसला आ सकता है, चर्चा हो सकती है? मैम सबसे मेन तो ये, जब कोर्ट में हलफनामे या जो भी एफिडेविट हैं तीनों एजेंसियां देंगी, कोर्ट ऑब्वियसली उनको पढ़ेगा और ये देखेगा कि उन्होंने अपना जो पक्ष रखा है हलफनामे में तीनों ने,
है, क्या कमियां बताई गई हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा, और मेरे हिसाब से जो अभी तक का जो प्रकरण रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो कार्रवाई चल रही है, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा फोकस उसका ये रहेगा जो के राधाकृष्णन वाली जो कमेटी थी, उसके जो जितने भी सजेशंस थे या जो उन्होंने पॉइंट्स बिंदु बताए थे, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए हैं तो कितने हुए हैं, और नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए। क्या वो सारे सजेशंस इम्प्लीमेंट होने के बाद इस तरीके के जो पेपर लीकेज है उनको क्या रोका जा सकता है, कोर्ट ये भी बिल्कुल जरूर देखेगी। और क्या वो सभी सजेशंस क्या लागू होने लायक है भी या नहीं, या लागू हो पाएंगे या नहीं, ये भी जरूर देखेगी। उसके बाद मुझे ये लगता है कि अगर वो जो सजेशंस थे, जो कमेटी के राधाकृष्णन कमेटी के जो सजेशंस थे, अगर वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए या बहुत कम हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरी कमेटी को रिव्यू करके उसके सजेशंस को 100% लागू करेगी अगले नीट के एग्जाम। जी, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का शुक्रिया इस HNN के खास बुलेटिन में जुड़ने के लिए। तो साफ है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर से एनटी और परीक्षा व्यवस्था पर तो देखिए बड़े सवाल खड़े कर ही दिए हैं। अब सबकी नजर 29 मई की उस सुनवाई पर होगी, जहां कोर्ट ने देखना चाहेगा कि 2024 में जिन सुधारों का वादा किया गया था वो जमीन पर कितने उतरे हैं। फिलहाल इसके खास बुलेटिन में HNN के इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज।